गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार पांडे। स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट के हमारी इस ऑनलाइन क्लास सीरीज में। पिछले कुछ वीडियोज के पोस्ट करने के बाद कुछ बच्चों का और कुछ गार्जियन का भी ये कमेंट आया था कि अब कुछ ऐसा वीडियो बनाए जो सभी के हित में हो, यानी कि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और इसके अलावा जो जनरल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मददगार हो, कुछ हेल्पफुल हो। इस पे कुछ कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो आज इसी बात को लेकर हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है हमारा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। हिंदी में इसे हम कहते हैं चालक और अचालक। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है और आप लोग को अच्छे से पता भी होगा चालक का और अचालक का डिफिनेशन क्या होता है। जो बेसिक डिफिनेशन था उसके अनुसार कि वैसा कोई पदार्थ जिससे विद्युत धारा का चालन एक जगह से दूसरी जगह हो सके उसे हम चालक कहते हैं, और जिससे धारा का चालन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सके उसे हम अचालक कहते हैं, ठीक है। तो चालक और अचालक का ये बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है और आज की वीडियो के बाद हमारा जो डिफिनेशन होगा वो बदलने वाला है। ये जो डिफिनेशन हम बोले थे पहले कि जिस पदार्थ से धारा का चालन एक जगह से दूसरी जगह हो सके चालक है, नहीं हो सके अचालक है, अब हम इस डिफिनेशन को चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक था। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा हम बात कर लेते हैं साफ साफ पदार्थ के ऊपर। पदार्थ यानी कि मैटर। तो मैटर के ऊपर छोटा सा हम बात कर लेते हैं। पदार्थ क्या होता है? तो लगभग दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है, ये आप जानते होंगे। या दुनिया की प्रत्येक वैसी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ जगह लेती हो, जिसमें कुछ अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये डिफरेंस आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको अगर पदार्थ मान ले तो इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पार्टिकल होता है। एक लकड़ी जो है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, वैसे ही पदार्थ जो है कि बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और इन छोटे पार्टिकल को कहा जाता है अणु, यानी कि मॉलिक्यूल। यानी पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किसी एक मॉलिक्यूल को जो नोट करें तो इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इन छोटे पार्टिकल को कहा जाता है परमाणु, यानी कि एटम। यानी किसी पदार्थ का छोटा टुकड़ा अणु है, अणु का छोटा टुकड़ा परमाणु है। ये कहना किसका था? ये कहना था एक महान वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का। ये अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन। उसने ये कहा था कि किसी पदार्थ का छोटा टुकड़ा अणु है, अणु का छोटा टुकड़ा परमाणु है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु ही हो सकता है, परमाणु के अलावा इसका और भी टुकड़ा करना पॉसिबल नहीं है। यानी किसी पदार्थ का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ठीक है। और डाल्टन के इसी सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी इसी सिद्धांत को कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे या फिर सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसी को कहा जाता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है और परमाणु का टुकड़ा करना संभव नहीं है, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, यह अविभाज्य है। ये कहना था जॉन डाल्टन का, ठीक है। इसके बाद परमाणु को भी तोड़ा गया। इसके 3 टुकड़े बने। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जानते होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं बोर्स मॉडल का। अकॉर्डिंग टू बोर, नील बोर के अनुसार आप लोग जानते होंगे किसी परमाणु के ठीक बीच में एक नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस नाभिक में पूरा का पूरा प्रोटॉन और पूरा का पूरा न्यूट्रॉन अवस्थित रहता है, रुका हुआ रहता है, स्टेबल रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर अपना एक रूम बनाकर, अपना एक सेल बनाकर घूमते रहता है, मूविंग रहता है, ठीक है। और ये जो 4 सेल हैं, इन सेलों का नाम दिया गया KLMN, अकॉर्डिंग टू बोर, KLMN। और इन सेलों में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला दिया गया था 2n²। और इस फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। जैसे कि आपको पहले सेल निकालना है, यानी k बराबर 1 पहले सेल में, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव करता है। दूसरे में निकालना होगा तो इसी तरह 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। सिमिलरली थर्ड सेल में, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड N में 32 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ये कहना था नील बोर का। और अभी भी यही थ्योरी जो है, यही जो मॉडल है बोर का, यही अप्लीकेबल है, अभी तक यही चलता आ रहा है, ठीक है। तो बोर्स मॉडल को हम थोड़ा जल्दी खींच लेते हैं, इसलिए कि क्योंकि हमारा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर है, बोर्स मॉडल नहीं है। जब हम बोर्स मॉडल के ऊपर बात करेंगे तब उस पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है।
तो फिलहाल बोर्ड्स मॉडल को यहीं तक रखते हैं और अब हम आते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर पर। ठीक है, रिकैप में एक छोटा सा बात और आप लोग समझ लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड करंट, चार्ज में और करंट में क्या डिफरेंस है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यानी कि आवेश में और विद्युत धारा में, विद्युत आवेश में और विद्युत धारा में अंतर क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई चार्ज, कोई भी आवेश किसी पॉइंट पर रखा हुआ है और ये सिर्फ रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, सिर्फ रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, तब इस चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी विद्युत स्थैतिकी। विद्युत स्थैतिकी नाम से भी क्लियर है, विद्युत मतलब विद्युत आवेश, स्थैतिकी मतलब स्थिर। स्थिर विद्युत आवेश को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है, विद्युत स्थैतिकी कहा जाता है। और यही चार्ज यदि चलने लगे, कुछ टाइम तक चलने लगे, तो इसी चार्ज को चलने में जितना टाइम लगेगा उसी को कहा जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट तब होता है जब चार्ज चलना शुरू करे। यदि चार्ज चल नहीं रहा हो, स्टेबल हो, तो उसे हम चार्ज ही कहेंगे, करंट नहीं कर सकते हैं, या उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो जब भी कोई चार्ज चलता है तभी वो चार्ज करंट कहलाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं चार्ज में। तो एटम का 3 छोटा पार्टिकल आया था, याद होगा आप लोगों को, 3 छोटा पार्टिकल आया था। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव था, और इलेक्ट्रॉन क्या था? निगेटिव था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ था एटम में? न्यूक्लियस में था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या था कि ये एटम के न्यूक्लियस में स्टेबल रहता है, लेकिन मूव कौन करता है? मूव करता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। तो हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़े है ना कि मूविंग चार्ज इज इक्वल टू करंट, तो यदि मूविंग चार्ज को करंट कहते हैं तो करंट किसे कहा जाएगा? इन तीनों में इलेक्ट्रॉन को करंट कहा जाएगा। यानी करंट का संबंध इलेक्ट्रॉन से है, यानी कि नेगेटिव चार्ज से है, पॉजिटिव चार्ज से नहीं है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्टेबल होता है। तो आज जो हम बात करेंगे करंट के बारे में, वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, यानी हम करंट को इलेक्ट्रॉन समझेंगे, जहां जहां करंट का बात आएगा वहां वहां हम इलेक्ट्रॉन समझेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। सपोज अपने पास एक पदार्थ का टुकड़ा है, यह एक पदार्थ का टुकड़ा है। तो यदि ये पदार्थ का टुकड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, अनगिनत होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। हम तो बहुत कम बना रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल को जूम आउट करते हैं, तो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एटम होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, किसी एक एटम को जूम आउट करते हैं, तो किसी एक एटम को जूम आउट करेंगे तो बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और सभी सेलों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, मूव कर रहा होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं कि इस पदार्थ में कुल 100 अणु है, बहुत कम मानते हैं, मात्र 100 अणु मान लेते हैं कि इस पदार्थ में कुल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, और इस मॉलिक्यूल में कुल 100 एटम्स हैं, ये हम मान लेते हैं। यानी कि ऐसा 100 फिगर इसके अंदर है, और ऐसा 100 फिगर इसके अंदर है। तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि ऐसा 100 इसके अंदर और ऐसा वाला फिगर 100 इसके अंदर, तो कितना सारा फिगर हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, कम से कम तो 10 हो ही गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके रिलेशनशिप का। ये जो एटम है ना, ये जो एटम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस एटम में जो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये इस एटम नाम का जो परिवार है, इस परिवार का ये मुखिया है। यानी अगर हम एटम को एक घर मान ले तो इस घर के ये मालिक हैं, यानी पापा मम्मी हैं। कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस। और ये जो 4 सेल दिख रहा है, ये मान लेते हैं कि इस पापा मम्मी का 4 बेटा है। ठीक है, तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? 32 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी सबसे बड़ा बेटा कौन है? 32 इलेक्ट्रॉन वाला। गार्जियन कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और ये क्या है? एटम क्या है? घर है। तो यदि हम एटम को घर मान ले तो इस एटम वाले घर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन गार्जियन है, और 32 इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा बेटा है। उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन वाला है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसलिए बात है कि ये थोड़ा समझदार होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इस चालक छोड़िए, इस पदार्थ पर कहीं बाहर से करंट आया। क्या आया? करंट, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। किसी पदार्थ पर हम एक सिरे पर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो विद्युत धारा का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन से है।
यानी विद्युत धारा का मतलब है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन करंट बनकर इसके अंदर आ रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और ये जो घर है किसका घर है, इसके अंदर अणु है, इसके अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन सबसे बाहरी सदस्य कौन है, इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज के घर में ही निगेटिव चार्ज का आगमन हो रहा है, यानी निगेटिव चार्ज के घर में ही निगेटिव चार्ज बाहर से कहीं आ रहा है, ठीक है। अब चूंकि 32 इलेक्ट्रॉन सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा अपने गार्जियन को, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, यानी कि न्यूक्लियस को इन्फॉर्म करेगा कि बाहर से हमला होने वाला है। तो ये पहले इन्फॉर्म किया प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। मान लेते पहले तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या करेगा, अच्छे गार्जियन की तरह पहले समझाएगा कि देख बेटा जिद नहीं करते हैं, घर से बाहर मत निकलो, झगड़ा मत करो। तो पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा कि इसको बाहर ना निकलने दें। लेकिन उसके बाद भी अगर 32 इलेक्ट्रॉन कहेगा कि नहीं, आजकल के बच्चे की तरह ऐसा बोले कि नहीं अब इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, घर में दुश्मन आएगा हम छोड़ कैसे दें। तो यदि 32 इलेक्ट्रॉन अपने घर से झगड़ा करके, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स को छोड़ के अगर घर से बाहर निकल जाए, 32 इलेक्ट्रॉन यदि अपने घर से बाहर निकल जाए कि उसको छोड़ना नहीं है, पीट देना है, तो चूंकि ये घर से फ्री हो गया इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये अपने घर का जो रूल रेगुलेशन था इसको तोड़ के बाहर आ गया है लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो अब सपोज ये करना है कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 32 इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम से निकले हैं 32 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ऐसा 100 एटम इसके अंदर है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3200 इलेक्ट्रॉन। और वैसा वैसा 100 फिगर इसके अंदर है, तो कितना हो गया, 3200 पर फिर से डबल जीरो, यानी 3,20,000 इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकला। जब हम 100 माने हैं तब 100 होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। अगर 100 माने तो 3,32,000 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3,20,000 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने घर से बाहर आ गया है कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसका अपना घर है। अब 3,20,000 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है कि इसको आने दो, पीटेंगे, और इसको कुछ पता था नहीं, ये साहब आ गए। अब जैसे ये साहब यहाँ आएंगे तो क्या करेगा, पूरे में दौरा दौरा के मारना शुरू करेगा। अब इस पूरे पदार्थ के अंदर दौरा के मारना शुरू कर रहा है, और आप गए और यहाँ पे छू दिए। अब जैसे ही इस पदार्थ को आप यहाँ छुइएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को तो कोई चाहिए बचाने वाला ना, अब कोई मिल नहीं रहा था, आप मिल गए भगवान के रूप में। ये क्या करेगा बेचारा, ये आपके अंदर घुसेगा, तो आपको कहा जाएगा कि आपको करंट मार दिया। आया समझ में। तो चालक ये होता है, यानी कि यदि इस इलेक्ट्रॉन को ये 32 इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर घुमा घुमा के दौड़ा रहा होगा और आप छू देते हैं और आपको करंट मारता है, इसका मतलब ये चालक है। और सपोज कि ये 32 इलेक्ट्रॉन संस्कारी बच्चा होता, ये अपने गार्जियन का बात मानता, इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं तोड़ता, घर से बाहर नहीं निकलता, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बनता तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं, ये घर वैसे ही रहता, बाहर से करंट आता, इसको कोई दौड़ाता ही नहीं, पूरे में कोई इसको फैलाता ही नहीं, तो ये क्या कहलाता, अचालक कहलाता। तो चालक और अचालक दोनों डिपेंड किस पे किया, फ्री इलेक्ट्रॉन पे, कि यदि आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अपने घर से फ्री हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो वो चालक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा है तो वो क्या है, अचालक है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स था वो कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स था। तो अब जो हम डिफिनेशन बोलेंगे चालक और अचालक का, उसमें ये नहीं कहेंगे कि किसी पदार्थ में धारा एक जगह से दूसरी जगह जाए तो चालक, नहीं जाए तो अचालक, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोग ये बोलेंगे कि जिस पदार्थ में, ऐसा बोलेंगे, जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो यानी अब्सेंट हो तो उसे हम अचालक कहते हैं। तो किसी पदार्थ के चालक या अचालक होने के लिए क्या जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना। अगर है तो चालक है, नहीं है तो अचालक है। क्योंकि जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम आएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है वो उसमें जो करंट बाहर से आएगा उसको पूरा में स्प्रेड करेगा, फैलाएगा ही, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तब। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो न स्प्रेड करेगा न फैलाएगा, जहां करंट आएगा वहीं रह जाएगा। तो अब चालक और अचालक के बारे में हम लोग इस तरह से डिफिनेशन बोला करेंगे कि जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसे हम चालक कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हो तो उसे हम अचालक कहते हैं, ठीक है। और ये डिफिनेशन जो आपका है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। राहवत मीडियम का तो दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले, इन दोनों के लिए हेल्पफुल है।
आप इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अंग्रेजी आप वहां पर नहीं लिखा हुआ होगा, आप खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में फिर से पूछें। और अगर आप लोगों को और भी कुछ लगता हो कि कुछ और नया होना चाहिए, कुछ अलग वीडियो होना चाहिए, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, हम फिर से आपके कमेंट के अनुसार काम किया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।